यासीन मलिक जो कि जम्मू कश्मीर का आतंकवादी है और उसके ऊपर आरोप है कि उसने 4 निहत्थे एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा था, आतंकवादियों की मदद की थी और कश्मीर में जो पत्थरबाज हैं वो उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। और आपको बता दूं, आतंकवादी गतिविधि करने वाले एक संगठन से वो जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, जो वहां आपको बता दूं, मुफ्ती मोहम्मद शहीद की जो बेटी है रुबिया शहीद, उसके अपहरण में भी इसका हाथ बताया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ये इन्होंने बनाया था और इसका अध्यक्ष यासीन मलिक है। अब ये अपने आप को गांधीवादी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं साहब मैं तो गांधी के रास्ते पे चल रहा हूं, हथियार मैंने काफी दिन पहले छोड़ दिए। तो आपको बता दें कि कश्मीर के अंदर जो पत्थरबाजी यासीन मलिक ने शुरुआत की थी या यूं कहें कराई थी, वो आज भी जारी है। जम्मू कश्मीर के युवा जिनके हाथ में पेन होना चाहिए, पढ़ाई के लिए किताबें होनी चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, उनके हाथों में यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेता ने या तो राइफल थमाई या तो पत्थर थमाए। और वो पत्थर आज भी चल रहे हैं क्योंकि यासीन मलिक के जो पालतू हैं वो यासीन मलिक को सजा होने को देखते हुए, जब कोर्ट में मामला चल रहा है, अब सजा मिल गई और इसको देखते हुए वो बौखला गए हैं कि इतनी भयंकर सजा। हमने तो सोचा था यासीन मलिक की पहुंच प्रधानमंत्री तक है, बड़े हाथ मिला रहे थे मनमोहन सिंह के साथ, तो भाई अब सोचेंगे हम तो गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, कोर्ट कहेगा जाओ माफ कर दिया। लेकिन वो मां कैसे माफ करेगी, वो पत्नी कैसे माफ करेगी जिसके पति को गोली से उड़ा दिया गया? वो मां कैसे माफ करेगी जिसके बेटे को ड्यूटी पर जा रहा था देश की सेवा के लिए, उसको मार दिया गया? और इसीलिए ये सारे देश में आप देखिए आज भी ये आतंकवादी यासीन मलिक के पिट्ठू रोड पर उतरे हुए हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और उसके घर के बाहर खड़े होकर ऐसे नारे लगा रहे हैं जैसे वो बड़े राष्ट्रहित का काम करने के बाद कोर्ट में उसको सजा दी गई है। और हद तो तब हो गई कि आप देखिए कि हमारे भारत में ये कहते थे पाकिस्तान की टीम भारत की टीम खेलती है तो खेलने दो, इससे दो देशों के बीच मित्रता बढ़ेगी। और इसके कारण से भारत पाकिस्तान का जब भी मैच हुआ उसको ये जो है स्पोर्ट्स की स्पिरिट भावना से ये देखते हुए कि उस खेल की भावना से देखो, और यही कहा गया हमको। लेकिन आज पाकिस्तान के खिलाड़ियों का चेहरा भी उजागर हो रहा है कि वो किस तरह से आतंकवाद के साथ खड़े हैं, आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत विरोधी मुहिम चलाने में भी वो पाकिस्तान की धरती से यूनाइटेड नेशन तक आतंकवादियों के पक्षकार बने हुए हैं। आपको बता दूं, यासीन मलिक की सजा को देखते हुए पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेट के कप्तान हैं शाहिद अफरीदी, उनका एक ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा भारत अपने जबरदस्त मानव अधिकार हनन के कृत्यों के खिलाफ किए जाने वाली आलोचना की आवाजों को दबाने के लिए प्रयास कर रहा है। मैं यूएन से आग्रह करता हूं कि वो इसमें दखल दे। अब आप समझिए, ये जो शाहिद अफरीदी है क्रिकेटर, जिसको हम एक खिलाड़ी समझ करके और कई बार पाकिस्तान से भारत की टीम खेलने के लिए गई है, वो क्या कह रहा है कि भारत के अंदर मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसमें यूएन दखल दे। उनको पाकिस्तान का मानवाधिकार नहीं दिख रहा, जहां वहां जो हिंदू थे, जो सिख थे, जो दलित थे, वो आज 0.1% रह गए हैं, गिनती के बचे हैं। आजादी के समय 3% से आज क्या हालत हो गई है? वहां मानवाधिकार नहीं दिख रहा, सरेआम लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, मारा जा रहा है, वहां नहीं दिख रहा। और यहां अगर सेना आंसू गैस का केवल गोला छोड़ रही है, मैं तो कहता हूं जो सेना पर पत्थर मारे, जो सड़कों पे आतंकवादियों के पक्ष में उतरे, उनको राष्ट्रद्रोह के केस में उठा करके जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। पैलेट गन का इस्तेमाल हालांकि कोर्ट ने बंद किया है, मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि जो सेना के ऊपर पथराव करे, अरे एक आम आदमी हूं मैं यदि किसी ऑन ड्यूटी पुलिस वाले की गिरबान भी पकड़ लूं तो ऐसी धाराएं हैं आईपीसी की जो ये कहती है कि मैं सरकारी वर्दी पर हाथ लगाना या थप्पड़ मारने को लेकर गंभीर धाराओं में जेल हो जाएगी। लेकिन कश्मीर के अंदर
वही आतंकवादियों के पैरोकार पथराव करते हैं, पत्थर मारते हैं, घायल कर देते हैं पुलिस वालों को और अर्धसैनिक बलों को, सेना को। उनके खिलाफ यदि कोई कार्रवाई होने की बात होती है तो मानवाधिकार की बात करते हैं कि उनका मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं उठा के बड़ी धाराओं में जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। यासीन मलिक जैसा आतंकवादी, जिसकी देखरेख में, जिसके संगठन ने कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाया, और उसको अगर कोर्ट सजा दे रही है तो इसमें दिक्कत किसको हो सकती है? केवल उनको जिनकी मानसिकता वैसी ही है जैसी यासीन मलिक की है। आतंकवादी सोच। अगर सारे लोग अपराधी, गुंडे, मवाली, डकैत, बलात्कारी, बलात्कार करने के बाद, डकैती करने के बाद, हत्या करने के बाद कोर्ट में कहें कि साहब मैंने तो 10 साल से गोली चलाई नहीं है, मैंने तो 20 साल से कोई बलात्कार किया नहीं है, इसलिए पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएं, क्या यह हो सकता है? जब नहीं हो सकता तो फिर यह नैरेटिव चलाने की बात क्यों की जा रही है? चाहे पाकिस्तान की धरती से हो, चाहे भारत में बैठे हुए कुछ लिबरल हो, वो क्या कह रहे हैं? यासीन मलिक ने बहुत दिन पहले हथियार छोड़ दिए, उसको तो प्रधानमंत्री ने बुलाया। अरे ये गलती थी कांग्रेसियों की कि जिन्होंने पीएम हाउस में बिठा करके यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों को चाय पिलाई। आज बदलता हुआ भारत है, आज मोदी के नेतृत्व का भारत है। आज चाय नहीं, यहां फांसी पे लटकाया जाएगा। यह अब आतंकवादियों को चाय पिलाने का समय नहीं है, बहुत हो गया। कांग्रेस ने किया सो किया। आज मोदी सरकार ने सेना को खुली छुट्टी दे रखी है। जो भी आतंकवादी भारत की धरती पर आतंकवाद करेगा, किसी निर्दोष को सताएगा, उसके खिलाफ खुली छुट्टी है, सेना जो चाहे कार्रवाई करे। और इसलिए राहुल भट्ट जैसा एक कश्मीरी हिंदू मारा गया तो आपने देखा 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने उसे खोजा और वो आतंकवादियों को मार गिराया। यह है बदलता हुआ भारत। पहले तो वो गली मोहल्ले में छिप जाते थे, लोग उनको छुपा भी लेते थे और उसके बाद मामला खत्म। जिन्होंने 1990 के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हिंसा की, जो उनको घर छोड़ने को मजबूर किया, जो महिलाओं के साथ रेप हुए, उनके गुनाहगारों का क्या हुआ है? किसी को पता? कौन थे वो गली मोहल्ले के लोग जिन्होंने इकट्ठे होकर के ये सब वहां किया था? किसी ने दी सजा? हुई कहीं एफआईआर? अब जाकर के जब मोदी सरकार आई है तो कोई एफआईआर हुई है? तो कश्मीर में अभी भी, उस समय भी थे, आज भी हैं ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये जो कश्मीर है इस पर कोई और ना आए और केवल वही मुट्ठी भर लोग इस पर कब्जा काबिज रहे हैं। क्योंकि कश्मीर तो भारत का स्वर्ग है। वहां जो ड्राई फ्रूट्स पैदा होते हैं, वहां जो पर्यटक है, उसके कारण से जो इनकम है, उसमें वो चाहते ही नहीं है कि जो हिंदू यहां से पलायन करके गया है वो वापसी आ जाए, क्योंकि उनको दुकान, मकान, खेत खलियान जो उन्होंने कब्जा रखे हैं ये देने पड़ेंगे। और इसलिए गली मोहल्ले से कोई बंदूक, रिवॉल्वर लेकर निकलता है और किसी हिंदू को टारगेट करके गोली मार के घुस जाता है। नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां तो हिंदू सुरक्षित नहीं है, ताकि बाकी कोई हिंदू वहां जाने की सोचे भी ना। लेकिन अब यह समय है कि ऐसे सभी गुनाहगारों को जो 1990 के नरसंहार के लिए दोषी हैं, एक के बाद एक सरकार उनको चुन चुन कर इसी तरह या तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी, वरना उन्हें फांसियों पर लटकाएगी। अब फांसी होंगी, अब सड़क पे मारे जाएगी वो आतंकवादी जो हथियार उठाकर निर्दोषों पर गोली चलाएंगे। और इसीलिए यह बौखलाहट पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान को तो लग रहा है कि 1947 से लेकर आज 75 साल हो गए, उसने जितना आतंकवादियों को पाला पोसा, अरबों रुपए उसने खर्च किए, अरबों रुपए। हालांकि यह पैसा उसको चीन ने दिया, लेकिन पाकिस्तान के कितने ही नौजवान ये आतंकवाद के बाद भारत में घुसे और मार गिराए। कितने नौजवान मारे गए, उनको यहां मौत के मुंह में धकेल दिया गया। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि हमारे इतने जवान मारे गए, इतने बच्चे मारे गए, इतना पैसा हमारा खर्च हुआ और उसका नतीजा तो कुछ निकला नहीं। पाकिस्तान में मातम मन रहा है, पाकिस्तान में मातम मन रहा है। मुझे समझ में आता है, क्योंकि पाकिस्तान यह चाहता था कि कश्मीर को भारत से काट के वो पाकिस्तान में मिला ले।
और इसीलिए उसने आतंकवादियों को भेजा, ट्रेनिंग दे दे के अरबों रुपए खर्च किए, जान माल की हानि हुई है उसको, उसकी बौखलाहट समझ में आती है। लेकिन वहां का कोई क्रिकेटर जो भारत की टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब तक गेम खेलता रहा है और गेम के नाम पर भारत में लोगों ने उनको सराहा, सर आंखों पे बिठाया, ऐसे लोग अगर ये बात करें कि आज मानव अधिकार की बात यूएन तक पहुंचनी चाहिए, भारत में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसी आवाजों को दबाया जा रहा है, तो ये जो बोल हैं, क्रिकेटर को तो इन बातों से दूर रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो कल्चर है। अभी इमरान खान क्रिकेटर ही तो थे, इसी तरह की बयानबाजी करके प्रधानमंत्री बन गए। और वहां अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है, उनको झटका लगा है। भारत में आतंकवाद पे जो प्रहार आजकल हो रहा है उससे पाकिस्तान को झटका लगा है, वो तो सदमे में है। लेकिन भारत के अंदर कोई भारत का लिबरल, कोई भारत का मीडिया कर्मी या कोई भारत का ऐसा व्यक्ति जो टुकड़े टुकड़े गैंग का व्यक्ति हो, वो यहां आकर नारेबाजी करे और सेना के विरुद्ध नारेबाजी करे और वो जो है आपको बताएं कि आतंकवादियों के पक्ष में वो ये कहे कि यासीन मलिक एक योद्धा है और यासीन मलिक जिंदाबाद है, ये किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। सेना के अफसरों को मारने वाला व्यक्ति कोई हीरो कैसे हो सकता है? वो आतंकवादी है। और आतंकवादियों का पक्ष लेने वाले, इसको प्रोत्साहन देने वाले आतंकवाद को सभी दोषी हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, पूरा देश ये देखे कि कौन कौन लोग हैं कि जो 1990 के नरसंहार के दोषी हैं उनके पक्ष में बोल रहे हैं। इनको पहचानने की जरूरत है। तो पाकिस्तान के पक्ष में अब कोई भी बात करे तो मैं तो कहना चाहता हूं सरकार से भी, मोदी सरकार से, बहुत हो गया, बहुत हमने कोशिश करके देख ली, अब ये खेल का ड्रामा भी बंद होना चाहिए। ऐसे किसी देश से हम तब तक नहीं खेलेंगे जब तक उसकी धरती से आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं होगा। लेकिन ये कहां से आ गए? हालांकि मुट्ठी भर हैं, लेकिन हैं तो समझ में आ रहा है कि आज भी कुछ लोग उसी मानसिकता के हैं। जब तक इनका पूरा सफाया नहीं होगा तब तक कश्मीर में शांति नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी कुछ ऐसे लोग कश्मीर की गलियों में छुपे बैठे हैं जिनके दिमाग में आतंकवाद है और जिनके दिमाग में सेना के प्रति श्रद्धा के बजाय, इज्जत के बजाय नफरत भरी हुई है। वो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ ये हमारी सेना को अब कार्रवाई करने का समय है। लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं, मेरी कुछ कश्मीर के लोगों से बात होती है, वो कहते हैं साहब आप कार्रवाई करोगे कैसे? अर्धसैनिक बल हैं, उनकी ड्यूटियां लगाएंगे आप? वो थाने की पुलिस की तरह तो गली मोहल्ले में लोगों को जानते हैं नहीं। और लोकल पुलिस है, और लोकल जो पुलिस है पिछले 70 साल में जो वहां सरकारें रही हैं उन्होंने अपने आदमी ही भर्ती करे। सब पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं, और वो सब तो नहीं है, आम पब्लिक लेकिन ये कहती है कि ज्यादातर कश्मीर की पुलिस में ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों के साथ वो इस तरह की कार्रवाई करने से घबराते हैं, क्योंकि वो कहते हैं साहब हमें तो यहीं रहना है, आज नहीं तो कल फिर हमारी गली मोहल्ले में घर में आके मार देंगे। और इस तरह के काम हुए हैं, और इसीलिए या तो मिल गए हैं या तो वो कार्रवाई करने से डरते हैं। दोनों वजह से वहां अभी तक ऐसे पत्थरबाजों का सफाया अभी तक नहीं हुआ है। जब तक वहां की पुलिस में पूरे भारत से अलग अलग प्रांतों के बच्चे भर्ती नहीं किए जाएंगे, और मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 2 प्रांतों के बच्चों को वहां भर्ती कर दो। अब आप देखें अगर पुलिस में वहां हो जाएं, हर थाने में 20-20 भी कर दो ना, उसके बाद पता लगेगा आपको ये पत्थरबाजी कहां आती है। ये सफाया करने के लिए सरकार को मेरी सलाह है, क्योंकि देश की जनता ये देख रही है कि जिस तरह से ये पत्थरबाजी हो रही है, लोगों को में गुस्सा है कि पुलिस कुछ करती क्यों नहीं है। ये मानव अधिकारों की बात करने वाले क्रिकेटर या भारत में बैठे हुए टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जिस तरह की बातें करते हैं, क्या सेना का कोई मानव अधिकार नहीं है? क्या पुलिस का कोई मानव अधिकार नहीं है? पुलिस कर्मियों को जम्मू और कश्मीर के अंदर मार दिया जाता है, क्या उनका कोई मानव अधिकार नहीं है? और इसीलिए जब तक पुलिस को प्रोटेक्शन नहीं होगी और फ्री हैंड नहीं होगा, इन पत्थरबाजों पर कार्रवाई करने की छूट नहीं होगी, तब तक ये पत्थरबाजी खत्म नहीं हो सकती। और पत्थरबाजी जब तक क्लीन नहीं हो सकती और ऐसे आतंकवादी मानसिकता के लोग जब तक वहां से सफाया नहीं होंगे,
तब तक कश्मीर में हालात सामान्य नहीं होंगे और तब तक वहां से विस्थापित हुए हिंदुओं का कहना यह है कि हम अपने घर, जहां हमारा पहले घर था कश्मीर में, वहां जाकर सुरक्षित आराम से बिना टेंशन के नहीं रह सकते। यह आज सिद्ध हो गया है। वंदे मातरम।